गुड। तो अब आपकी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, विच इज इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। एक्चुअली कमर्शियल बैंकिंग इसलिए लिखा है क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है बैंकिंग का, कि कैसे बैंकिंग एज अ बिजनेस से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंकिंग। तो जो बिजनेस जब बैंकिंग शुरू हुई और धीरे धीरे करके डेवलप हुई, तो इनिशियली बैंक से प्रॉफिट कमाना वाज नॉट द पर्पस। बैंक वाज लाइक a separate financial institution which was helping people get money on time, या उनको जो है पैसे नहीं है तो कुछ टाइम के लिए हेल्प कर दी, बट उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट बैंक गेन नहीं कर रहे थे। तो ये अभी ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इन लास्ट 100 years वेयर यू नो कमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट हो गई कि ठीक है भाई, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ कॉस्ट, और जो भी काम हो रहा है उसका हम कुछ ना कुछ पैसा लोगों से अर्न करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। तो धीरे धीरे करके पहले बैंक समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो क्या चीजें हम समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कैसे बैंक इंडिया में या इंडिया से पहले बाहर ओरिजिनेट हुए, इवोल्यूशन हुआ उनका, ग्रोथ हुई, और वो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंकिंग में आ गए, और इंडिया में कैसे हुआ। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। एक काफी पुरानी हिस्ट्री है इंडिया में बैंकिंग की, करीब 400 साल पुरानी। सो इट वाज अबाउट 16th 17th के बीच में जो है बैंकिंग स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर फॉर्मली। उससे पहले इनफॉर्मली बैंकिंग चलती थी। इनफॉर्मली बैंकिंग कैसे चलती थी, जैसे लोग अपनी जहां पर रहते थे मोहल्लों में या गांवों में, वो लोगों के पास साहूकार या जमींदार होते थे जिनके पास कॉस्टली कॉइन्स होते थे। ऑफिशियल कॉइन्स उस वक्त कुछ खास नहीं होते थे, कॉस्टली कॉइन्स हुआ करते थे। तो कॉस्टली कॉइन्स क्या होते हैं, जैसे गोल्ड या ब्रास, इस तरीके के कॉइन्स होते थे, या उस मटेरियल से बने हुए कोई घर में बर्तन वगैरह होते थे। तो लोग उनको बेच करके या उनको किसी के पास एज अ कोलैटरल गिरवी रख करके कुछ पैसा लोगों से उधार लेते थे और उनको फिर वापस उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ में उस पैसे को वापस कर दिया करते थे। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे काम किया करता था लगभग 16th सेंचुरी के बीच तक, इस तरह से काम करता रहा। कई लोग बड़े लेवल पर इस काम को करते रहे, कुछ लोग मिल करके ये काम करते रहे, और कुछ लोग इंडिविजुअली करते रहे, जिनको बाद में लोग जमींदार कहने लगे या साहूकार वगैरह कहने लगे, जो प्रैक्टिस इंडिया में अभी भी है बहुत जगहों पर। तो ये सारी चीजें जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 16th 17th सेंचुरी तक चलती है। लेकिन जैसे जैसे मनी का मतलब जो करेंसी होती है वो डेवलप हो गई कंट्री के अंदर, तो एक जरूरत पड़ी एक ऑफिशियल सिस्टम की, जिसके अंदर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग चल रहे थे, छोटे छोटे, कुछ बड़े, कुछ अपने तरीके से, जिनके कोई स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, वो सारे को एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम बनाया जाए, इसकी जरूरत पड़ी, जो रूल बेस्ड हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, राइट। हर आदमी के अपने तरीके हैं। एक आदमी जो है इंटरेस्ट 10% पे देता है, दूसरा आदमी 15 पे देता है, तीसरा आदमी 30 पे देता है, और जहां की सिचुएशन जैसी है उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा था, राइट। और मनी ना होने की वजह से कोई स्टैंडर्ड भी नहीं था कि अच्छा भाई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 10% इंटरेस्ट मांगा, तो 10% इंटरेस्ट के बदले मुझे क्या मिलता है। तो किसी ने कहा जी मेरे पास खेत है, उसमें मान लीजिए मैं 100 किलो चावल उगाता हूँ, तो उसने कहा ठीक है आप मुझे 20 किलो चावल अपने खेत में से हर बार दे दीजिए, दैट विल बी द इंटरेस्ट। अब वो 10% इंटरेस्ट 20 किलो चावल है, किसी जगह वो 15 किलो गेहूं है, किसी जगह वो सब्जियां हैं, किसी जगह वो फल हैं, और सबकी क्वांटिटी अलग अलग है, तो मेजरमेंट नहीं था बराबर। तो मनी ने इस मेजरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, हम 9th में पढ़ चुके हैं। मनी ने मेजरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व किया कि एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट अगर हम दें, उसकी वैल्यू कितनी हो। तो वो मेजरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो लोगों को लगने लगा कि और भी चीजें स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए मनी के बेस पर। तो अगर एक आदमी 10% ले रहा है तो दूसरा 15 क्यों ले रहा है, राइट। तो इस तरीके की चीजें क्वेश्चन में आने लगी, और लोग ये घर क्या मस्त है क्या, ये कौन है, क्वाइट प्लीज, अपना म्यूट कर लीजिए माइक, ठीक है। तो ये चीजों की जरूरत बैंकिंग सिस्टम में आई प्रिंसिपल्स की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, जो लेंडिंग, बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को रखने का, या अपने पैसे किसी के पास
सेफ रखने का एक इनफॉर्मल सिस्टम था, एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। जब मनी आ गई और मनी ने इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की, तो फाइनली एक बेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए बैंक्स फॉर्मलाइज हुए, राइट? और ये बैंक्स फॉर्मलाइज होने, सबसे पहले फॉर्मल बैंकिंग एस्टैब्लिश हुई इंडिया में लगभग 18वीं शताब्दी के शुरू में। एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th century we have seen that there were a few banks formed in India. One of those banks were known as Bank of Hindustan, right? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की गई सम टाइम इन बिगिनिंग ऑफ 18th century और 17th century, जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में थे। नॉट दैट कि वो पूरे तरीके से हिंदुस्तान पर कब्जा जमा के बैठे थे, उस वक्त नहीं जमाया था उन्होंने, बट दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। लार्जली दे वर डूइंग बिजनेस विद इंडिया। वो कोस्टल एरिया से अंदर एंटर हो गए थे। उन्होंने ही ये नीड रियलाइज करी कि एक बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, अंग्रेजों को यह भी पता था कि अगर एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हमने बनाया, हमारे कंट्रोल में रहा, तो हम ज्यादातर इंडियंस की फाइनेंशियल नीड्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये हमारी बात मानेंगे, इनके पास मजबूरी होगी। सो दिस इज देयर बैड इंटेंशन एज वेल, गुड इंटेंशन एज वेल। दे वांटेड टू डू बिजनेस विद इंडियन बिजनेसमैन, दे वांटेड टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंडियन बिजनेसेस, तो उन्होंने फॉर्मलाइज करने की कोशिश करी बैंकिंग सेक्टर। तो 3 तरीके का बैंकिंग सेक्टर इंडिया में देखने में आया। पहला, the early banking sector of 16th, 17th and 18th century. Then there is a pre-independence era of late 18th century and 19th century. And then post-independence era of 1947 to 1991. Or after financial reforms of 1991, we have seen another phase ushering for Indian financial institutions or banking institutions. अब आप अगर देखें कि क्या क्या एविडेंसेस हैं हमारे पास कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम था, तो इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। कोई जानता है इस बुक के बारे में? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज दिस बुक, अर्थशास्त्र? किसी ने नाम सुना है? कौटिल्य, चाणक्य? यस सर, नाम सुना है। नाम सुना है, बताइए कोई डिटेल्स जानता है इनके बारे में? टेंथ क्लास में हो आप लोगों को अभी तक अर्थशास्त्र या कौटिल्य के बारे में पता नहीं है? हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग? सर पता है सर, चाणक्य के बारे में। हाँ बताइए। सर उस बुक में उन्होंने अपनी नीति लिखी थी। अच्छा, क्या नीति थी वो? चाणक्य का बैकग्राउंड क्या था, कोई बता सकता है? कोई जानता है चाणक्य के बारे में? हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, और ये तो हिस्ट्री भी नहीं है, तो अब जनरल नॉलेज मानी जाती है इंडिया में। मानी क्या जाती है? मैं जब क्लास 6-7 में था तब पढ़ी है मैंने चाणक्य। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों ने कभी पढ़ा क्यों नहीं चाणक्य? स्ट्रेंज। कोई नहीं बताएगा? हम सर चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। हाँ, कौन बोला ये? सर अनुराग। वेरी गुड। और क्या डिटेल्स हैं भाई इनकी? और सर ये अर्थशास्त्री थे। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। और चलिए, लेट मी क्विकली टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ चाणक्य एंड व्हाट इज अर्थशास्त्र। सबसे पहली चीज, चाणक्य का बैकग्राउंड ये था कि ना तो वो किसी राजा से रिलेटेड था, ना ही वो किसी राज परिवार से रिलेटेड था, बट चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो राजा थे उनके दरबार में उनके फादर और वो काम करते थे। तो ही वॉज इंसल्टेड बाय द किंग एट दैट टाइम। इंसल्ट की गई थी उसकी बहुत जबरदस्त, उसके और उसके फादर की, और उनको निकाल दिया गया था। उन्होंने चंद्रगुप्त के अंदर राजा बनने के लक्षण देखे थे बहुत पहले, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया एज अ राजगुरु, जिसको बोलते हैं, जो पुराने जमाने में होता था कि जो राजाओं को और उनको ट्रेनिंग देते थे उसको राजगुरु बोलते थे। तो उन्होंने उसको पूरा ट्रेन किया राजा बनने के लिए, उसको सब कुछ सिखाया। और yes, जो लोग
उस राजा से परेशान थे सर चंद्रगुप्त। बहुत समझदार था। ओ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे। बात तो सही है, समझदार तो था। तो उसने क्या किया, सही राजा बनाने राजनीति की, में सबसे वो था। ये भी बात सही है। तो जो उसने सारी आर्मी तैयार करवाई, उसकी सबकी ट्रेनिंग करवाई, और फिर फाइनली चंद्रगुप्त पुराने वाले राजा को हराकर राजा बना। तो सिर्फ चाणक्य ने ये नहीं किया कि नया राजा बनवा दिया, उसने राजनीति, अर्थनीति, अर्थनीति का मतलब होता है इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट, और राजनीति मींस कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए, दैट इज राजनीति। ये जो आजकल आप न्यूज़पेपर में देखते हैं और लोगों को देखते हैं, दैट इज नॉट राजनीति। तो दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट राजनीति। राजनीति का मतलब होता है राज्य को चलाने का तरीका, कि कैसे लोगों तक हर चीज पहुंचे, कैसे इंश्योर किया जाए कि हर किसी को हर चीज मिले, और कोई भी चीज जो सरकार करे, जो राजा करे, वो जस्टिफाइड हो। उस इन दो चीजों के बेस पर उन्होंने एक बुक लिखी, दैट इज कॉल्ड अर्थशास्त्र। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बुक्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस। और जो आज आप बैठे हैं वो उसका नतीजा देख रहे हैं। तो आप देखिए, उस टाइम से ही लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन काइंड एंड सर्विसेज, एंड पेड इन सर्विसेज वर पेड इन कैश। उस जमाने से ही लैंड रेवेन्यू का मतलब, अगर आप सरकारी जमीन का इस्तेमाल करते हैं या किसी दूसरे की जमीन का इस्तेमाल करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो राजा उस जमाने में रेवेन्यू इकट्ठा किया करता था। जैसे आज भी टैक्स देना पड़ता है आपको अपनी प्रॉपर्टी पर, जमीन पर, इनकम पर, ये सारी चीजें जो हैं अभी भी चल रही हैं। तो वो उस जमाने में भी हुआ करती थी। अगर आप महाभारत जाएंगे, उसमें भी ध्यान से देखेंगे तो वहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे चेक वगैरह होता है, हुंडी होता है, उधार किया जाता है, आज की डेट में तो बिल लिख देते हैं, ये सब उस जमाने में भी था और बहुत वाइडली होता था उस जमाने में। तो ये चीजें उस वक्त भी अशरफियां होती थी, मतलब मनी एक तरीके से होती थी, और अलग अलग टाइप की ग्रेड्स होती थी मनी की, कि ये तांबे का सिक्का है, ये सोने का सिक्का है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से वहां पर भी प्रॉपर इकोनॉमी एस्टैब्लिश थी। कोई राज्य कैसे चलेगा जब तक उसके पास इनकम नहीं होगी, वो एक्सपेंडिचर कैसे करेगा, लोग कैसे जिएंगे। तो हर एज में बिजनेस था, और इंडिया बहुत एडवांस्ड इकोनॉमिक्स में बिलीव करता था। 15th सेंचुरी के आसपास जाकर के इंडिया में फॉर्मल कोशिश की गई बैंकिंग स्टार्ट करने की, और जो बैंकिंग थी वो एक्सेसिबल किसके लिए थी, बड़े बिजनेसमैन के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए। बहुत छोटे जो लैंडलेस लेबर होती थी, बहुत छोटे किसान होते थे, इन लोगों को क्या होता था कि छोटे साहूकारों का ही एक्सेस होता था, बैंक्स का एक्सेस नहीं होता। तो ये एक और प्रॉब्लम बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रही, कि छोटे लोग उनको एक्सेस नहीं कर पाते थे। वो बात अलग है कि आज भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इतना इजी नहीं है मैं बैंक जाऊं और कोई बेचारा गांव में रहने वाला जिसको ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता वो बैंक जाए, तो हम दोनों के ट्रीटमेंट में फर्क है। क्योंकि मुझे पहले से सब कुछ पता है, तो मैं जाऊंगा, अपने आप से टिकट ले लूंगा, अपने आप से बैंक की खिड़की पे चला जाऊंगा, अपना काम कराऊंगा। वो बेचारा गांव वाला इधर उधर घूमता रहता है, डांट खाता है सबसे। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम अभी भी है हम लोगों को। तो ये चीजें जो हैं बैंकिंग की तरफ इंडी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उधार किया आपने, बिल बनाया, किसी आदमी के पास जमा कर दिया, वो जिसके पास जमा कर दिया वो आदमी बैंक था। साहूकार या महाजन, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग प्री इंडिपेंडेंस एरा में बहुत पॉपुलर थे। ठीक, तो इस तरह से धीरे धीरे करके बैंकिंग सेक्टर इंस्टीट्यूशनलाइज होना शुरू हुआ। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब काफी सारे लोगों ने मिलकर एक बैंक बनाना शुरू किया, और 18th सेंचुरी में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक भी एस्टैब्लिश हुए, क्योंकि अंग्रेजों की हिंदुस्तान में हुकूमत आ गई थी। तो उन लोगों ने कोशिश करी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो प्राइवेट सेक्टर का हो, जिस पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो, और उसको जो है पढ़े लिखे इंडियंस चलाएं, जिससे जो है इंडिया की फाइनेंशियल नीड्स को कंट्रोल किया जा सके। तो ये 18th to 19th सेंचुरी के बीच में होता रहा। आजादी के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान में जो आरबीआई बना दिया गया था 1934 में, उसको प्रॉपरली फॉर्मलाइज करके सेंट्रल बैंक बनाया गया। उसके बाद लगभग 1968 के आसपास 20 बैंक्स को सरकार ने खरीद लिया। 20 प्राइवेट और सेमी
पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें सरकार का भी थोड़ा पैसा था, उसको सरकार ने पूरी तरीके से खरीद लिया और उनको नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स बोला गया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स बोला गया। तो देश में 20 बैंक बने। उन बैंक्स के अंडर फिर अलग अलग तरीके के बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किए गए, इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स बनाने का पर्पस ये था कि हर रीजन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, हर रीजन की अपनी अलग फाइनेंशियल नीड्स, अलग फाइनेंशियल डिमांड्स थी हिंदुस्तान में। तो कोशिश ये की गई कि उनके हिसाब से जो बैंक्स, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स 20 में से ईस्ट में है, वो ईस्टर्न रीजन को रूरल बैंक्स दें, ताकि वो फार फ्लंग एरियाज में, रूरल एरियाज में जहां बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोगों के पास बैंक ही नहीं है, जिनको बैंक के बारे में नहीं पता और उनको साहूकार, महाजन या छोटे इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस परेशान करते हैं, उनकी जगह फॉर्मल बैंकिंग स्ट्रक्चर आ जाए ताकि सबके लिए एक ही स्कीम हो। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे करके इंडिया में 1968 के बाद फॉर्मलाइज हुआ। 1991 वो साल था जब देश में सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस हुए। हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो लोएस्ट लेवल पे चला गया। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब जो सरकार के पास विदेशी मुद्रा, डॉलर्स या पाउंड्स या लीरा या जो दूसरी करेंसीज है, उसका स्टॉक होता है, जिसके बदले वो विदेशों से तेल खरीदती है, ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स जो खरीदने पड़ते हैं सरकार को बहुत बड़ी क्वांटिटी में, उसके बदले सरकार जो है ये स्टॉक जमा करती है। वो लोएस्ट लेवल पे था और इंडिया में लोन्स लगभग 87% पहुंच गए थे। 87% का मतलब कंट्री में जितना जीडीपी उगता है उसका 87% लोन्स थे। जितना प्रोडक्शन होता है कंट्री के अंदर उसका 87% लोन था। तो एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन वाज हैविंग लोन्स ऑन हिज हेड इन द कंट्री। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी सरकार की। तो जबरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, स्वीपिंग रिफॉर्म्स हुए 91 to 96, और उसके अंदर इंडिया को पहली बार ओपन किया गया ग्लोबल मार्केट्स के लिए कि आइए अपनी कंपनी को इंडिया में एस्टैब्लिश करिए, इंडिया में प्रोडक्शन करिए, इंडिया में चीजों को बनाइए और बेचिए। आप यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप यहां पर बैठ करके सामान बनाकर लोकल लोगों को भी बेच सकते हैं। उसके चलते आज जो कंट्री में सिचुएशन है, प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग है, पब्लिक सेक्टर से कहीं ज्यादा जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सेक्टर्स में मिलती है, ये इसी वजह से मिलती है। तो ये धीरे धीरे करके बैंकिंग को भी 96 के बाद तक ओपन कर दिया गया कि केवल 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही नहीं, प्राइवेट बैंक्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने अलग अलग बैंक्स एस्टैब्लिश किए। जो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया में एस्टैब्लिश हुए उनके नाम थे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक वाज लेटर रीनेम्ड एज एक्सिस बैंक। तो ये सब नाम सुने हैं आप लोगों ने? यस सर। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, राइट? यस सर। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बिल्कुल, तो 96 लगभग 94 95 से लेकर के आज तक आप देख सकते हैं कि कम से कम 15 से 16 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं। कोई आपकी क्लास में बता सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंक कोई ऐसा जो अभी न्यूज में बहुत था? कोई बता सकता है जो बहुत न्यूज में था अभी कुछ टाइम पहले? कोई नहीं? एचडीएफसी। कौन सी? एचडीएफसी। किस लिए न्यूज में था? वैसे इतना न्यूज में नहीं है था एचडीएफसी। एक बैंक बहुत न्यूज में था। एसबीआई ना, आईसीआईसीआई ना, ना, आरबीआई प्राइवेट बैंक नहीं है भाई, सेंट्रल बैंक है कंट्री का। एक्सिस नहीं, गेस मत करिए। कुछ टाइम पहले बैंकिंग सेक्टर में बड़े क्राइसिस हुए थे।
3-4 महीने पहले। कोई आदमी अरेस्ट भी हुआ, जेल भी गया, कुछ याद आता है? बाद में न्यूज आई थी कि उस बैंक Yes, को sir. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने वाली है। बार बार पढ़ा करो यार, ये तो मैंने तुमसे 9th क्लास में सब लोगों से आपसे सर कहा। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। प्रॉब्लम हुई थी लास्ट ईयर और उसमें प्रॉब्लम तो चली रही है, बट एक प्राइवेट सेक्टर बैंक मैंने बोला अभी, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बना हो। ये जो पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक, राइट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यस बैंक। हाँ, कौन बोला यस बैंक? जुनेद यस बैंक किसने बोला? सर, जुनेद। हाँ, क्या सुना है भाई जुनेद आपने यस बैंक के बारे में? सर उसने लोन दिया था बहुत बैंकों को, फिर जो जिसे लोन दिया था वो बैंक बर्बाद हो गए थे, फिर वो भी मतलब बर्बाद होने के कगार पे आ गए थे, फिर उसे कोई बैंक खरीद रहा था। एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट एक वर्ड आपका गलत है। उसने बैंक को उधार नहीं दिया था, उसने कंपनी को उधार दिया था। और उस कंपनी का नाम है DHFL। किसी ने नाम सुना है ये कहाँ? DHFL किसी ने नहीं सुना? फाइनेंशियल ब्रोकिंग और रियल एस्टेट और इंश्योरेंस कंपनी है DHFL। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी है। इसको वधावन ब्रदर्स चलाते थे और हजारों करोड़ का लोन लेकर के फ्रॉड करके लोन ले लिया और फिर वापस भी नहीं किया। और उसके बावजूद यस बैंक का जो मैनेजमेंट था वो इनके साथ लगा रहा, DHFL के साथ, और काफी बड़ा क्राइसिस इन्होंने बैंक के लिए खड़ा कर दिया। जबकि यस बैंक पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे तेजी से डेवलप होने वाला बैंक था, फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक। सबसे ज्यादा ब्रांचेस इन्होंने पिछले 10 साल में खोली, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्होंने कमाया। लेकिन बाद में पता चला कि सब कुछ, काफी चीजें इसमें फर्जी थी। राणा कपूर नाम सुना है किसी ने? Has anybody heard the name Rana Kapoor? Rana Kapoor was the promoter of Yes Bank, founder of Yes Bank। तो उसने प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करके बैंक खोला था, उसने सारा गड़बड़ किया। तो ही इज इन जेल these days and there is an investigation going on। ये सारा जो है बिल्कुल कोरोना के टाइम से एग्जैक्टली पहले Jan-Feb के अंदर होता रहा, मार्च में होता रहा, और वो अरेस्ट भी हुआ। तो दैट्स दी क्रक्स ऑफ इट। तो कमर्शियल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में 1947 के बाद बहुत पॉपुलर हुआ कि प्रॉफिट भी कमाएंगे बैंक्स, लेकिन सर्विसेज भी पूरी देंगे। दैट्स दी कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल का मतलब ये है कि प्रॉफिट भी कमाया जाएगा। इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, वो हम डिटेल में हम बाद में जाएंगे, बट कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं इंडिया में जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका पर्पस ये है कि जो लोकल एरिया की नीड्स हैं, रूरल या अर्बन, केवल एक छोटे से एरिया में ही वो बैंक ऑपरेट करते हैं और वो लोगों की मदद करते हैं इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, छोटे लोन्स में, डिपॉजिट्स में, राइट, इस तरीके की चीजों में, ताकि लोगों में सेविंग्स की हैबिट डेवलप हो, इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप हो, और अगर उनको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो उनको हेल्प करे। तो लोकल एरिया में, बहुत छोटे एरिया में कोऑपरेटिव बैंक्स चलते हैं, बड़े एरिया में कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं चलते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का कॉन्सेप्ट भी है इंडिया में, पैरेलली कमर्शियल बैंकिंग का भी कॉन्सेप्ट, राइट, जिसमें आप प्रॉफिटेबल होते हैं, ब्रांचेस खोलते हैं। ब्रांच आप वहीं खोलते हैं जहां पर थोड़ा प्रॉफिट हो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का काम करने का तरीका थोड़ा फर्क है, क्योंकि सरकार बहुत सारी जगह प्रॉफिटेबल ब्रांचेस भी खोलती है और बहुत सारी ऐसी जगहों पर ब्रांचेस भी खोलती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियन बैंक, राइट। इन लोगों का ये भी पर्पस होता है कि भाई ऐसी जगहों पर भी ब्रांचेस खोलें जहां प्रॉफिट ना हो, बट एटलीस्ट वी शुड हैव अकाउंट्स, पीपल शुड हैव एक्सेस टू बैंक। कल को कोई प्रॉब्लम हो, कल को कोई क्राइसिस हो, अब जैसे ये कोरोना क्राइसिस हो गई तो जो पहाड़ों में रहते हैं बहुत दूर दूर, अगर आप लद्दाख की भी बात करें तो लद्दाख में क्या लोगों को कैश की जरूरत नहीं पड़ी होगी? अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो आप कैश कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक? सरकार ने बहुत सारे गरीब लोगों को 1000 रुपए, 1500 रुपए
कैश दिया 2 महीने, तो वो कैश सरकार कैसे पहुंचाएगी लोगों तक? फिजिकली कैश पहुंचाना इज नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू हैव बैंक्स एट द फार्दर मोस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री सो दैट यू कैन ऑफर देम मैक्सिमम मनी. तो वो रीच के लिए सरकार ने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक्स का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है जिससे लोगों को फायदा हो. ठीक है, ये देखिए, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ इस तरीके की हुंडी चलती है. हुंडी का मतलब ये होता है बेसिकली कि अगर आप उधार पर सामान बेचते हैं या कैश पर सामान बेचते हैं, तो उधार के वक्त तो एक सिंपल स्टैंप लगा कर रखे आप किसी को भेजते हैं कि भाई ये हुंडी हो गई, और उसके ऊपर स्टैंप लगता है जब कैश रिसीव या पे कर दिया जाता है, तो पेड या रिसीव्ड करके कैश लगता है. और ये काफी टाइम तक बैंकिंग सिस्टम में इंडिया में चलती रही. अब ये इनफॉर्मल हो गई है, अब इंडिया में हुंडी नहीं चलती, राइट. बट बहुत टाइम तक ये प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कुछ टाइम तक ये चलती रही. तो दिस इज वन सैंपल. ये देखिए अलग अलग तरीके की हुंडी. तो इंडिया में देखिए अलग अलग तरीके की कंपनीज होती थी, तो अलग अलग तरीके की हुंडी होती थी. मैंने बोला था इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर था, तो सबकी अपनी अपनी हुंडी थी, सब अपने अपने तरीके से हुंडी चलाते थे. आजादी के बाद ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हुई, कुछ इस तरीके की दिखने लगी. ये देखिए, तो स्टैंडर्डाइज हुई. उससे पहले सब जिस प्राइवेट कंपनी की हुंडी होती थी वो अपनी चला देता था. तो देवर नो स्टैंडर्ड नॉर्म्स टू ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर. तो इंडिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ट्रेडिंग और बैंकिंग कंपनीज इंडिया के अंदर बनाएंगी, जैसे मेसर्स एलेक्जेंडर एंड कंपनी एंड मेसर्स फर्ग्यूसन एंड कंपनी. फर्ग्यूसन एंड कंपनी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी इट्स अ ग्लोबल कंपनी, अभी भी चलती है और अलग अलग नाम से चलती है. मेसी फर्ग्यूसन करके कुछ चलती है, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में है. बहुत बड़ा ग्रुप है फर्ग्यूसन ग्रुप, बट ये उस टाइम से पुराने से बना हुआ था. बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहली बार यूके और यूरोप कंट्रीज के डायरेक्शन में इंडिया में बनाया गया, जो बाद में 1770 में तो बना, लेकिन उसके बाद ये 1780s में डिसॉल्व हो गया, बंद हो गया है बैंक, अनसक्सेसफुल. उसके बाद पहली बार एक जॉइंट स्टॉक बैंक यानी एक कंपनी बनाई गई विच वाज नोन एज जनरल बैंक ऑफ इंडिया. ये भी 1800 के शुरू में ये भी डिसॉल्व हो गई, ये भी नहीं चल पाई ठीक से. तो ये दो सबसे बड़ी फॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770 और जनरल बैंक ऑफ इंडिया इन 1786. बट बोथ गॉट क्लोज्ड आफ्टर 10-15 years बिकॉज ऑफ द फॉर्मल प्रॉब्लम्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन द कंट्री. तो ये कुछ चीजें हुई. उसके बाद कमर्शियल बैंकिंग जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज में इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार. जॉइंट स्टॉक कंपनीज का मतलब एक कंपनी की तरह बैंकिंग एस्टैब्लिश हुई इंडिया में. और कैसे एस्टैब्लिश हुई? 1860 में जॉइंट स्टॉक बैंक्स बनाने के लिए जो अंग्रेज सरकार थी उसने एक रूल पास किया, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, और उन्होंने जॉइंट स्टॉक बैंक्स बनाने की इजाजत दी. तो 1860 से लेकर 19th सेंचुरी के शुरुआत तक बहुत से बैंक बनाए गए. औध कमर्शियल बैंक, औध जो है अवध रीजन के लिए कहा जाता है. पंजाब नेशनल बैंक, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1895, द नेम इज स्टिल द सेम. पीपल्स बैंक 1901 में बनाया गया, जिसका नाम बाद में इसको किसी दूसरे बैंक के साथ क्लब करके इसका नाम बदल दिया गया. बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड इन 1906. बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है अभी भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो मर्ज हो गया है किसी दूसरे बैंक के साथ. द बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, ये भी सेम नाम से आज भी चल रहा है और 3 और बैंक्स के साथ इसका मर्जर हुआ लास्ट ईयर. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी काफी टाइम तक इसी नाम से अभी पिछले साल तक चलता रहा, अब इसका भी मर्जर हो गया है किसी दूसरे. अब 4 बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया है. तो नाउ वी हैव ओनली 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंस्टेड ऑफ 16. तो ये इस तरह से 1911 तक कुछ बैंक्स बने. शोलापुर बैंक लिमिटेड बनाया गया जो 1918 में बंद हो गया. प्रॉब्लम ये हुई कि पार्टनर्स आपस में लड़ लिए, कुछ पैसे का एम्बेजलमेंट हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई. तो बैंकिंग सेक्टर कैसे, देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो टोटली 1832 में बंद हो गया जो 1770 में बना था 1770 में. तो क्या प्रॉब्लम्स आई उसके पीछे? प्रॉब्लम्स यह थी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कम होंगी या ज्यादा होंगी, बैंक्स फोकस करने लगे कि ज्यादा हमको पैसा कमाना चाहिए,
राइट? और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने कस्टमर्स को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डाल दिया। प्रेफरेंस ऑफ प्लेसिंग प्रॉफिट्स ओवर सेफ्टी, भाई कस्टमर का डिपॉजिट बनाना शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने प्रॉफिट अपना टारगेट बना लिया तो कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को एक्सप्लॉइट किया, उनको टाइमली पैसा वापस नहीं किया, जब उनको जरूरत थी तो उनको पैसे नहीं दिए गए। एजेंसी हाउसेस जो बहुत सारे बैंक्स को मिलाकर के चलाते हैं, एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जाने देते थे, उन्होंने बहुत खराब तरीके से ऑपरेट किया। डिसऑनेस्ट एंड इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, जो लोग मैनेजमेंट में थे, ओनरशिप में थे, वो लालची थे, उनको काम करना नहीं आता था, बैंक चलाना नहीं आता था, दे वर ओनली फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स, तो कस्टमर्स बहुत आयरेट हुए। इनसफिशिएंट कैपिटल एंड रिजर्व्स, क्योंकि अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ठीक से नहीं चलाते तो जो कैपिटल आपने इनिशियली लगाई है वो सारी वेस्ट हो जाती, तो वो चीज का नुकसान हो गया। इनएडिक्वेट लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, बैंक जो है अपनी एसेट्स ठीक से नहीं इकट्ठा कर पाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैंक्स का क्या काम है, जो डिपॉजिट्स का यूज करके उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जिससे वो एसेट्स खरीद सके, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन एसेट्स के थ्रू लोगों के पेमेंट्स कर सके। वो इन्वेस्टमेंट्स ठीक से बैंक कर नहीं पाया और एसेट्स जो है वो नहीं बना पाए, तो लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में बिटवीन 1770 एंड 1860 आई, जिनकी वजह से वो 3-4 बैंक जो हमने शुरू में पढ़े थे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, शोलापुर बैंक लिमिटेड, ये सब फेल हो गए, खराब हो गए या बेकार हो गए। तो ये जो है, और उसकी वजह से 3 बड़े रीजंस आइडेंटिफाई हुए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकते। नो क्वेश्चंस? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट और दूंगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज का एक क्वेश्चन दूंगा, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भी भेज दूंगा और उसका पेज नंबर और सही क्वेश्चन भी बता दूंगा। वो आप लोग करके मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे तक सबमिट कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन। और नेक्स्ट ट्यूसडे आपका मैं असाइनमेंट लूंगा, क्लास असाइनमेंट, क्लास में ही 3rd एंड 4th, उसका तरीका डिफरेंट होगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है? ओके सर। चल, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अटेंडेंस ले लेते हैं, होल्ड ऑन, अटेंडेंस ले लेते हैं। सॉरी, मैं भूल गया था, जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं प्लीज। आई एम एक्सटेंडिंग माय क्लास। सब अटेंटिवली प्लीज जवाब दीजिएगा। कांक्षा? प्रेजेंट सर। अली? प्रेजेंट सर। अमन? प्रेजेंट सर। अमृत? प्रेजेंट सर। गुड। अनंता? प्रेजेंट सर। अनुराग? प्रेजेंट सर। आर्य? प्रेजेंट सर। अंशुल? प्रेजेंट सर। भक्ति? प्रेजेंट सर। भानु? प्रेजेंट सर। भूमि? प्रेजेंट सर। दीपांशु? जुनेद? खुशी? कृष्णा? प्रेजेंट सर। निहार? प्रेजेंट सर। पीयूष? प्रतीक? प्रेजेंट सर। प्रतीक, आपने असाइनमेंट्स दे दिए हैं? सर कौन कौन से? हाँ, आ गया ना क्वेश्चन। कौन है आपका दोस्त क्लास में, बताओ नाम, मुझे बताओ। आर्या। आर्य दोस्त है ना? आर्या, सारे असाइनमेंट्स आप बताएंगे प्रतीक को और प्रतीक फिर करके देगा मेरे को। ओके सर। ठीक है, ओके। संभव? यस सर। प्रेजेंट। शगल? शिवानी? सोनाली? सर। ठीक है। सोनाली? यस सर। सृष्टि? सर। युवराज? पवन? चलिए, थैंक यू। सर आपने मेरे नहीं लगाई शगल की। बेटा आपने बोली नहीं अटेंडेंस, नाम तो सर मैंने बोला बोला था। तो था अभी।
नहीं, अब बोले हो आप, तब नहीं बोले आप, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ध्यान रखना। लगा दी अटेंडेंस। सर मेरे बाद जो रोल नंबर था ना उसके साथ बोला था मैंने। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।